हेलो, गुड आफ्टरनून। जैसे और छोर नहीं है अनंत आसमां का, उसी तरह से विस्तृत और फैला हुआ है आंचल हर माँ का। मातृत्व दिवस, मदर्स की सबको शुभकामनाएं। हर माँ को, हर उस शख्स को, हर उस आत्मा को जिसने किसी के भी जीवन में निश्चल निस्वार्थ प्यार लुटाया है, उसको मेरा शत शत नमन। और बहुत बहुत शुक्रिया किसी की ज़िंदगी में भी प्यार फैलाने के लिए। माँ का कहते हैं कि इमोशनल टर्बुलेंस ज़्यादा होता है। हमारे बीजी कहते होते थे, मेरी मम्मी भी बोलती होती थी कि माँ की आंदरें होती हैं जो बोलती हैं। उसको अंदर से ही पता चलता है कि बच्चे ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, बच्चे का सुख दुख महसूस करना। लेकिन ये इमोशनल टर्बुलेंस सिर्फ माँ की ज़िंदगी में ही नहीं होती, हमारी हर ज़िंदगी में इमोशनल इक्विलिब्रियम का होना बहुत ज़रूरी है। ये इमोशनल स्ट्रेंथ जब जब वीक होती है तब तब परेशानियाँ हमें घेर लेती हैं। तो आज का ये सेशन रखना क्यों ज़रूरी था? जैसा हम पहले आपसे बात कर रहे थे कि हमने बहुत सारे सवाल इकट्ठे किए, बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ, उलझनें हम साझी करते हैं, और उसी में से हमारी कोशिश थी कि हम कुछ ऐसे मुद्दे निकालें जिस पे हम जनरली मासेस के साथ बात कर सकें, 1 to 1 नहीं। तो आप भी ये बात मेरे से सहमत होंगे कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके पीछे का कारण हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारा इमोशनल रिएक्शन, हमारा अपसेट होना, हमारा उस मौके पे उस तरह से बिहेव ना कर पाना जैसा हम करना चाहते थे या हमें करना चाहिए था। तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इमोशंस बहुत वेरी करती हैं। वाई इमोशंस टेंड टू बी सो डिफ़िकल्ट? क्यों इतना मुश्किल है भावनाओं के साथ मैनेज करना? क्यों खेलते हैं लोग भावनाओं के साथ? भावनाओं को एक्सप्रेस करना सही है या भावनाओं को सप्रेस करना सही है? कुछ लोग बोलते हैं कि क्या तुम हमेशा गुस्सा दिखाती रहती हो, जब देखो तुम फट से बोल देते हो। तो बहुत कन्फ्यूजन है लाइफ में कि हमें अपनी इमोशनल एक्सप्रेशंस को रोकना चाहिए या उसे एक्सप्रेस करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है, मेरे को खासकर, कि कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ मैं सही तरीके से अपनी इमोशनल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाती। डिसफंक्शनल वेज ऑफ हैंडलिंग द इमोशंस, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को मेंटेन और डेवलप करना है ताकि हम डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपनी नैया को सही तरह से नेविगेट कर सकें। सो हाउ टू ईजिली नेविगेट द इमोशंस? हम में से हर इंसान चाहता है, और ये सबसे ज़्यादा सवालों में से मेरे को ये बात निकल के आई, जितने भी लोगों की परेशानियां हम लोगों ने पिछले दिनों सुनी और काउंसलिंग सेशन में सुन रहे हैं या सुन रहे थे, इमोशनल स्ट्रेंथ टू फेस क्राइसिस, टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टू फेस अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, टू डील विद डिफ़िकल्ट पीपल, टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, इम्पोज्ड डिसीजंस। कई बार लोगों का बिहेवियर इतना ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाता है, अनटॉलरेबल हो जाता है कि हम अपनी अच्छे भले जो पॉजिटिव लोग भी हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्ट्रेंथ वाले लोग भी हैं, वो भी अपना जो इमोशनल बैलेंस वो खो देते हैं। तो इन सभी बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ साथ बने रहिएगा। 45 मिनट्स कम से कम आपको मुझे देने हैं विद नोट पैड एंड पेन इन योर हैंड। बहुत ज़बरदस्त बातचीत हम करने वाले हैं। कोई लेक्चर, प्रीचिंग या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल मुद्दों पे बात करेंगे, और साथ में क्विक सेल्फ एनालिसिस की शीट भी होगी विद स्कोरिंग टेक्निक, तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं हों, आप बीच में उठ के नहीं जाएं, कुछ भी मिस नहीं करें, क्योंकि आप राइट प्लेस पे हैं, राइट टाइम पे हैं, राइट डिस्कशन में हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेवलप करूं एक अंडरस्टैंडिंग मैं अपने इमोशंस की,
और मैं दूसरे की भावनाओं और संवेदनाओं को भी समझ सकूं। पिछले सेशन में मैंने बात की थी कि इंसान रिश्तों में रहता है, हमारा जीवन रिश्तों पे चलता है, और रिश्ते संवेदनाओं के बिना, इमोशंस के बिना नहीं चलते। सिर्फ फैमिली में नहीं, सोसाइटी, काम, प्रोफेशन, बिजनेस, हर एक जगह हमें इन संवेदनाओं और इमोशंस को मेंटेन करना, मैनेज करना, बैलेंस करना, राइटली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे डिफरेंट और डिफ़िकल्ट रेंज ऑफ इमोशंस हैं, जिनको हम कभी कभी मूड स्विंग्स भी बोल देते हैं, हम सबके साथ हैं आज, अगर आप उनसे भी डील करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, क्राइसिस सिचुएशन में, टफ टाइम्स में, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसिस में हम इमोशनली हेल्दी कैसे बने रहें, ये जानना चाहेंगे। मुझे पता है आप सबको बहुत कुछ पता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो पा रहा, सब कुछ जानते हुए भी अगर मुझे वो अपनी राइट सिचुएशन में, राइट टाइम पे अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आज हमें ज़रूरत है यहाँ इस चीज़ को डिस्कस करने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं मोस्टली तो अपनी इमोशंस को बैलेंस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन मैं और ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल बैलेंस को फास्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो फिर भी आप मेरे साथ बने रहेंगे एक नोटपैड और पेन के साथ। आप एक बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट कुलीग, बॉस, लीडर, पेरेंट, स्पाउस, फ्रेंड और एनी अदर रिलेशनशिप बनना चाहते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इन टोटलिटी, तो फिर आज का मुद्दा ज़रूर डिस्कस करेंगे हम एक दूसरे के साथ। हमारी इंटेंशन किसी को कुछ सिखाना नहीं है। मैं खुद इन दिनों इतने ज़बरदस्त वंडरफुल वेबिनार्स अटेंड कर रही हूँ, लाइव सेशंस अटेंड कर रही हूँ, इसमें से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, मेंटोर से, मोटिवेशनल स्पीकर से, बड़े बड़े गुरुओं से, फिलॉसफिकल जो गुरुज हैं, नॉट स्पिरिचुअल। तो उसमें चाहती हैं, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि आपके हाथ में जितना है उतना बांटो। आपके पास नॉलेज है, स्किल है, आपके पास दया है, आपके पास प्यार है, आपके पास स्नेह है, तो उसे जितना लुटाएंगे वो उतना ही मल्टीफोल्ड होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी। तो आज ये चीज़ें आपके साथ, जितनी मेरी नॉलेज में हैं, जितनी समझ मुझ में डेवलप हुई है, मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, ताकि आपकी तरफ से भी मुझे फीडबैक, सजेशंस और नई चीज़ें अगर कुछ हैं तो वो मिलें। एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, पिछले 24 घंटों में आप में से कितने लोगों ने किसी से ये बात पूछी कि आप कैसे हैं? पिछले सिर्फ 24 घंटों में आपने, किसी ने भी किसी से ये पूछा हो आप कैसे हैं, या फिर किसी को ये बताया हो कि आप कैसे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, खुद के बारे में किसी से भी शेयर किया हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इफ़ एनीबडी हैज़ डन दिस, रेज योर हैंड, गिव योर थम्स अप, बिकॉज यही हम कर नहीं पाते कई बार। और आप कैसा फील कर रहे हैं ये आप अभी भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। एग्जैक्टली व्हाट यू आर फीलिंग दिस मोमेंट, कल, परसों, पीछे, अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते नहीं, अभी इसी मोमेंट में इस जगह पे बैठते हुए आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, प्लीज़ आप शेयर करिए हाउ एग्जैक्टली यू आर फीलिंग। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ, एब्जॉर्ब्ड, स्ट्रेस्ड, ड्रेन्ड और एंग्शियस, काम, पीसफुल, हैप्पी, सैड, लो, पैनिक, जो भी आप फील कर रहे हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अभी मैं उसके लिए शायद रिस्पॉन्ड नहीं करूं, लेकिन इसका मोटिव आपको ये रियलाइज़ कराना है, अपने खुद को ये पहचान कराना है कि हाँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। हमें अपनी फीलिंग, हमें अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना आना है, समझना है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, ये कैसे एक्सप्रेस करें। सो एक्सप्रेशंस में आप होप, फेथ, ट्रस्ट भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें फियर, एंग्जाइटी, पैनिक और हाइपरटेंशन यही लिखना है। वट एवर यू आर फीलिंग, प्लीज़ आप वो अपनी फीलिंग, हाउ डू यू फील नाउ एट दिस मोमेंट, ये आप लिखिए।
क्यों लिखी है? क्योंकि इमोशंस आर इनएविटेबल. पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ इमोशंस एज आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड. तो एक्सपीरियंस हर मोमेंट के साथ, हर पल के साथ एक संवेदना, एक भाव, एक इमोशन, फीलिंग लेके आता है. और वो फीलिंग जब हम रिकग्नाइज कर लेते हैं, उससे अवेयर हो जाते हैं, तो हमें उससे डील करना आ जाता है. वाई इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट, ये किसी ने पूछा. किसी ने ये भी पूछा था कि मैम दिल कितनी बार टूटने दिया जाए, कोई हमारा दिल कितनी बार तोड़ सकता है, क्यों बार बार तोड़ सकता है? तो मेरा सिर्फ जवाब है, जितनी बार आप टूटने दे सकते हैं. इसी तरह हम सोचते हैं कि इमोशंस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं. क्योंकि ये हमारे लाइफ की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, हमारे डिसीजंस को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हमारे रिएक्शन को बहुत ज़्यादा मैनेज करती हैं हमारी इमोशंस. हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे रिलेशनशिप, हमारा बिहेवियर, ये सब कुछ अगर जुड़ा है तो सिर्फ इमोशंस से जुड़ा है, बिकॉज दे प्ले वेरी बिग रोल इन आवर डिसीजन मेकिंग. आप एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे होंगे आजकल. पिछले कुछ समय से एडवर्टाइजमेंट्स कमर्शियल से ज़्यादा इमोशनल हो गई हैं. वो इमोशनल एंगल टच करते हैं ताकि व्यूअर जो है, ऑडियंस जो है, वो दिल से काम ले, दिमाग से नहीं. और दिल से तो हम शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं. जिस दिन दिमाग चलने लगता है उस दिन तो जेब का ढक्कन बंद हो जाता है. तो कंपनीज दे नो वेरी वेल, जितनी भी स्मार्टनेस अब आ रही है धीरे धीरे डिजिटल एज में, तो उसमें दे आर हिटिंग आर इमोशंस इन एवरी एडवर्टाइजमेंट. यू विल रियलाइज इट. अब आप ध्यान देना अगर अभी तक नहीं दिया तो. सो इमोशनल इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है. इमोशंस कितनी तरह की होती हैं? बहुत वैरायटी है, बहुत रेंज ऑफ इमोशन है. अगर आपने फेसबुक पे एक पिक देखी होगी जो मैंने कल डाली, इमोशंस लिटिल एंड लाउड. छोटी छोटी इमोशंस भी कई बार बहुत शोर मचा रही होती हैं. ठीक हमारे गुग्गू की उस पिक्स की तरह, जिसमें उसने एक ही दिन में लॉकडाउन के सारे एक्सप्रेशंस अपनी फोटोज़ में दिखाए. तो इमोशंस को हम सिर्फ दो कैटेगरीज में यहाँ डिस्कस करेंगे. एक है ओके टू है, एक्सेप्टेबल, पॉजिटिव इमोशंस, जिससे सभी खुश होते हैं. हैप्पी, पीसफुल, कामनेस, रिस्पॉन्सिव एंड पॉजिटिव, इट्स ओके. हम सब इसे रख सकते हैं, हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम इसे बांट सकते हैं. लेकिन एक इमोशंस उस तरह की भी होती हैं जिन्हें हम समझते हैं नॉट ओके टू हैव, नॉट ओके टू एक्सप्रेस. नेगेटिव इमोशंस जिसको हम अनएक्सेप्टेड, अनरीजनेबल कहते हैं. लेकिन ये दोनों ही इमोशंस रहती हमारे अंदर ही हैं. हम इंसान हैं, हर मूड में हर तरह से एक्सप्रेस करेंगे, बिहेव करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे. आज हम यहाँ पॉजिटिव इमोशंस डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस की वजह से तो कभी भी कोई परेशानी नहीं आती. परेशानी आती है तो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस की वजह से. तो आज हम यहाँ नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ताकि हम इमोशंस को समझ पाएँ कि कौन सी इमोशन अनएक्सेप्टेबल, अनरीजनेबल हैं, अनवांटेड हैं, नॉट ओके हैं, तो हम उन्हें आगे कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें. तो 3 कैटेगरीज बेसिकली होती हैं. आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें. मेजरली अगर हम नेगेटिव और नॉन एक्सेप्टेबल इमोशंस देखें तो नंबर 1 एंगर, नंबर 2 फियर एंड नंबर 3 सैडनेस. बेसिकली हमारा सारा जो एक इमोशनल दायरा है वो इन 3 फीलिंग्स और 3 इमोशंस के आसपास घूमता है. और हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो रिएक्शन होता है दूसरों लोगों के लिए, सिचुएशंस के लिए, लोगों के बिहेवियर के लिए, हमारे मूड्स जो बनते हैं वो बेसिकली इन 3 नेगेटिव इमोशंस के अराउंड बनते हैं, अगर हम ओके नहीं फील कर रहे तो. जैसे प्राइमरी या कोर कलर्स होते हैं 3, रेड, ब्लू एंड येलो. 3 बेसिक कोर कलर्स, रेड, ब्लू एंड येलो. इसी तरह से ये बेसिक कोर 3 नेगेटिव इमोशंस हैं जो हम इंसानों के अंदर रहती हैं. सबके अंदर होती ही हैं. और जैसे उन कोर कलर्स में कोई और कलर मिलाया जाए तो एक डिफरेंट कलर बन जाता है. उसी तरह से जब जब हम इन कोर इमोशंस में कोई और इमोशन ऐड हो जाती है या कर देते हैं तो हमारा रिएक्शन अलग हो जाता है. हम इन्हें 3 एंगर, फियर और सैडनेस को जॉय, लव
एंड करेज और होप, इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इस सेशन में यही एक्सप्लोर करने वाले हैं कि हमें 3 साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज कौन सी वर्कआउट करनी चाहिए जिससे हम अपनी ये 3 अनएक्सेप्टेबल, नॉन एक्सेप्टेबल, नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट कर पाएँ, जैसे कि जॉय, पीस, पॉजिटिविटी, होप, एनीथिंग। सो नेगेटिव इमोशंस को एड्रेस करने का मकसद ये नहीं है कि आज हम नेगेटिव बातें करेंगे। एंगर फर्स्ट इमोशन जो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एंगर? सबको पता है ना? और आप साथ के साथ एंगर को लेके खुद के साथ कैसा बिहेव करते हैं या फील करते हैं, सॉरी, कि एक समझ लीजिए स्केल है 0 से 10 तक, तो आप अपने एंगर को स्केल पे कौन सा नंबर देंगे? 3, 5, 6, 8? फ्रीक्वेंसी वाइज, इंटेंसिटी वाइज कितना आप उसको अपना स्केल देंगे? फटाफट लिख दीजिए। आज हमने साथ साथ सेल्फ इवैल्यूएशन करी जानी है, ठीक है? और माइंड इट, हम इसमें कहीं किसी को जज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करेंगे, स्व अवलोकन, ठीक है? तो एंगर जो है वो हमें बचपन से सिखाया जाता है और हम भी अपने बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा गुस्सा नहीं करते, तुम गुस्सा बहुत होती हो, क्या बात बात पे तुम चिढ़ जाती हो, क्यों तुम बात बात पे इतना गुस्सा करते हो? किसी भी रिश्ते में ये बात बड़ी आसानी से हम किसी इंसान को कह देते हैं और बचपन से ये बच्चों को सिखाते हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जो एंगर है ये हमारे अंदर कई बार हो या ना हो, अक्सर हमें हमारे एनवायरनमेंट, सिचुएशन, आउटसाइड कंट्रोलिंग सिचुएशन से मिलता है। एंगर जब भी एक्सप्रेस किया जाता है तो बड़ी एक ट्रेजेडी है कि उसे जज किया जाता है, एंगर को भी, एंगर के करने वालों को भी, लेकिन विदाउट जजिंग रीजन बिहाइंड एंगर। और एंगर एक ऐसी चीज़ है कि जब हम फियरफुल फील करें, डर लगे, तब भी हमें गुस्सा आता है, हम सैड होते हैं तब भी हमें गुस्सा आता है, हम हेल्पलेस फील करते हैं तब भी हमें गुस्सा आता है, हम ड्रिवन बाय अदर पीपल फील करते हैं, किसी और से कंट्रोल्ड फील करते हैं, तब भी हमें गुस्सा आता है। और जब हमें इतना गुस्सा हर सिचुएशन में आता है, देन वाई इट इज़ बैड टू एक्सप्रेस एंगर। आप अपनी इमोशन लिखिए, किस सिचुएशन या किस इमोशन के रहते आप बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं? प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट टू मी इन मैसेंजर प्राइवेटली अगर आप यहाँ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन सोचिए ज़रूर, नहीं तो अपने पेपर पे भी लिख सकते हैं आप कि आपको किस सिचुएशन में या किस इमोशन में गुस्सा आता है। विच ऑफ द इमोशन यू फील इन ईजी टू रिएक्ट और क्विक टू असेस। आप बड़ी जल्दी असेस हो सकते हैं उस सिचुएशन से गुस्सा लाने के लिए। मेजर इमोशन जिससे हम बिहेव करते हैं, ये हमने देखा है कि ज़्यादातर वो गुस्सा आता है जब भी कोई सराउंडिंग सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली नहीं चलती, हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा होता, तो ज़्यादातर हम गुस्सा होते हैं। अगर हम गुस्सा हैं और हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम गुस्सा हैं और हम कर रहे हैं तो मैंने बताया कि हम जज होते हैं, हमें ये डर होता है कि हमें जज किया जाएगा, हमें ब्लेम किया जाएगा, हमें बार बार ये सुनाया जाएगा कि आप बहुत गुस्सा करते हो, यू आर एंगर काइंड ऑफ पर्सन। और अगर हम वो गुस्सा नहीं करते हैं, हम दबा देते हैं, देन वी फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम वन हु बिहेव्स, या फिर अपने अंदर, हमारा अंदर का एक हिस्सा जो है वो हमसे डिसकनेक्टेड फील करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कोई जज या रिजेक्ट नहीं करे एंगर एक्सप्रेस करने पे, तो आज हम ये लिखेंगे अपनी डायरी में कि हम भी जज, क्रिटिसाइज या रिजेक्ट दूसरों को नहीं करेंगे व्हेन दे फील एक्सप्रेसिंग और बिहेविंग इन दिस अनएक्सेप्टेबल इमोशन। वादा करेंगे? यस। हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने खुद में भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और जब एंगर सप्रेस होता है तो हमारे इमोशन जो हैं वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ये भी लिखिए बीच बीच में कि जब जब आपने अपना एंगर एक्सप्रेस किया, जब जब अपना इमोशन एक्सप्रेस किया, तो आपको किस तरह की क्रिटिसिज्म और जजमेंट रिवर्स में फेस करनी पड़ी, या
कभी आज आपको ये रियलाइज हो रहा है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट में एक पर्टिकुलर पर्सन ने बड़ा जेन्युइन लॉजिकल एंगर एक्सप्रेस किया था मेरे साथ, अपनी ये नेगेटिव इमोशन बांटी थी, लेकिन मैंने नॉन जेन्युइनली उसे क्रिटिसाइज या रिजेक्ट किया या ब्लेम किया या जज किया। ज़रूर लिखिए प्लीज़। एक्चुअली प्रॉब्लम इमोशन को एक्सप्रेस करने में नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि एंगर एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी बात है, नो। अच्छी बात है अगर हम इसे कैसे करते हैं, वट वी डू विद दीज इमोशंस। हम एंग्री या नेगेटिव इमोशंस के साथ डील कैसे करते हैं। डोंट से इट, डोंट फील इट। आप इसे कहते हैं इसे महसूस करके, बल्कि आप इसे कहिए लेकिन स्पॉइल नहीं करिए। हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू मैनेज, हाउ टू डू इट इन ए पॉजिटिव वे, इन ए लॉजिकल वे, इन ए रीजनेबल वे, इन ए एक्सेप्टेबल वे। बस इतनी सी कहानी है। तो यहाँ आ जाता है वो सवाल, डिसफंक्शनल वेज ऑफ डीलिंग विद इमोशंस। चाहे वो एंगर है, फियर है, सैडनेस है, कुछ भी नेगेटिव इमोशन है, तो किसी भी नेगेटिव इमोशन में आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, किसी से आपको कुछ और उम्मीद थी लेकिन उसने कुछ और किया, किसी से आप बहुत लॉयल्टी ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि ज़िंदगी भर आपने उसका साथ दिया, लेकिन किसी मौके पे आके उसने आपको डिच कर दिया, तो गुस्सा आना तो बहुत जायज़ है। लेकिन अगर ये गुस्सा हम नेगेटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर हम नेगेटिवली सप्रेस कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हमारे अंदर टर्बुलेंस पैदा करती हैं। 3 डिसफंक्शनल वेज हम डिस्कस करेंगे। आप अपना डिसफंक्शनल वे रिकॉग्नाइज करिएगा ज़रूर कि आप इन तीनों में से कौन सा तरीका जो नहीं अपनाना चाहिए लेकिन अपना रहे हैं। डिसफंक्शनल मीन्स जो वर्कआउट नहीं करता, जो कुछ और ही रिजल्ट, कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस पैदा कर देता है जो हम नहीं चाह रहे होते, और उससे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। हम उसके बाद और अपसेट हो जाते हैं, हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते, प्रॉब्लम्स को ही जनरेट करती हैं। और ये डिसफंक्शनल वेज मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अपनाए हैं, अप्लाई किए हैं अलग अलग सिचुएशन में। जब तक इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आती है, इमोशनल मैच्योरिटी, अभी भी हम इमोशनल मैच्योरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस से, रिजल्ट से। तो पहला डिसफंक्शनल वे क्या है? डिनायल। डिनायल मतलब एक्सेप्ट ना करना, डिनाई करना, इग्नोर करना, एवॉइड करना। नहीं, मैं तो गुस्सा हुई नहीं, मेरे को तो तुम्हारी बात बुरी लगी ही नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने जो किया वो तुम्हारा इच्छा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी, आई एम ओके। तो क्या हुआ? हर कोई ऐसे करता है, कभी कभी किसी से गलती हो जाती है। ये होता है डिनायल। इफ़ यू आर एक्चुअली एंग्री इनसाइड, if you are actually upset inside but you are not able to accept it openly। अभी इसको हम सप्रेशन नहीं बोलेंगे, हम डिनायल ही बोलते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर्सन को भी इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को भी कर रहे हैं, उसकी गलतियों को भी कर रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट को, वी आर मिसट्रीटेड, वी आर ह्यूमिलेटेड, वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड, बट वी आर इग्नोरिंग इट, अवॉइडिंग इट। और हम इंसान से बात करना भी अवॉइड कर रहे हैं और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। देन इट इज़ वेरी अनहेल्दी एंड पॉइजनस। दूसरा जो डिसफंक्शनल वे है वो है सप्रेशन ऑफ एंगर और सप्रेशन ऑफ एनी नेगेटिव फीलिंग। हमारे अंदर बहुत कुछ उबल रहा है, ठीक उस सोडा की बोतल में अगर नमक डाल दें तो कैसा उफान आता है, लेकिन हम उसके ऊपर से ढक्कन की जगह बॉटल पे हाथ लगा के या ढक्कन बंद करके कोशिश कर रहे हैं दबाने की। कभी आपने एक स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग जिसको हम जितना दबाते हैं फोर्स से, वो वापस उतना ही फोर्स से उठ के ऊपर आता है और कई बार बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे मुंह पे वार करता है, हर्ट करता है। इसी तरह से है सप्रेशन ऑफ एनी नेगेटिव इमोशन। व्हेन वी पुश डाउन समथिंग, इट बर्स्ट आउट विद एग्रेशन, मल्टी-फोल्डेड एग्रेशन। तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ वो चीज़ कभी ना कभी कड़वाहट, गुस्सा, आंसू, तोड़-फोड़, एग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वायलेंस बोलते हैं। जितने भी क्रिमिनल्स बनते हैं माइंडेड, जितने भी बच्चे बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेव करते हैं, कहीं ना कहीं
उन्होंने सप्रेशन जो है वो फेस किया होता है। ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है, ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं कि उनको अपना बहुत कुछ जेन्युइन रीजनेबल हक जो हैं वो दबाने पड़ते हैं, अपनी आवाज़ दबानी पड़ती है, सही वक्त पे वो सही बात नहीं कह पाते हैं, तब बाद में उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वॉयलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। हमारे अंदर भी जब बहुत कुछ बॉटल अप कर रहा होता है तो उसी वक्त उसको थोड़ा सा काम करके, ट्यून करके, बैलेंस करके हमें कैसे करना है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे तीसरा डिसफंक्शनल वे। फर्स्ट डिनायल, सेकंड सप्रेशन एंड थर्ड इज इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। अब अगर हम कहते हैं कि हमें डिनाई भी नहीं करना और सप्रेस भी नहीं करना, तो फिर डेफिनेटली एक ही रास्ता बच जाता है कि हम अपना कोई भी नेगेटिव इमोशन जो फील कर रहे हैं, आइदर दिस इज़ फियर, दिस इज सैडनेस, दिस इज एंगर, कंप्लेन, एनीथिंग, वी हैड टू एक्सप्रेस, वी नीड टू एक्सप्रेस। तो फिर अगर एक्सप्रेस किया तो बुरा क्या है भाई, फिर इतना बवाल क्यों है? बवाल सिर्फ उस तब होता है जब हमारा तरीका जो है वो इनएप्रोप्रिएट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा अहम एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी जिससे हम जल्दी समझ पाएंगे। मदर इन लॉ का गुस्सा बच्चों पे निकालना, बॉस का गुस्सा वाइफ पे निकालना, हस्बैंड का गुस्सा मेड पे निकालना, कुलीग का गुस्सा फिर किसी और पे निकालना। हम गुस्सा या खफा तो किसी और से हैं, हमें अपसेट तो किसी और ने किया, लेकिन हमने निशाना किसी और को बनाया। तो जब भी ये ऐसा होता है तो आपको कितना गिल्ट होता है, डबल गिल्ट होता है हमें। कई बार हम लोग मदर्स खासकर, आज मदर्स डे है तो ये कहने में मुझे ज़रा भी झिझक नहीं है एक माँ होने के नाते, कि जब हम बहुत सारी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन से घिरे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ में या वर्क प्लेस पे हम कुछ ऐसी चीज़ों के साथ मजबूर होते हैं जहाँ हम कोई रिएक्शन नहीं दे सकते। हम अपने बॉस को नहीं कह सकते शट अप, हम अपने बॉस को नहीं कह सकते यू आर स्टूपिड, लेकिन यही बातें हम घर जाके अपने बच्चों को कहते हैं। या हम अपने हस्बैंड से झगड़ा करते हैं, घर में कोई सिचुएशन ऐसी हो गई कलह वाली, कुछ क्लेश वाली, या कुछ भी ऐसी बात हो गई, फ्रेंड ने हमें किसी चीज़ से अपसेट कर दिया, हमें पता चला किसी ने हमें बैक बीचिंग किया है, हम वो रिश्ता खोना नहीं चाहते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अंदर तो इमोशनल टर्मोइल हो ही गया। तो डेफिनेटली अगर वो सप्रेस नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं और एक्सप्रेस होगा। अगर हमने डिनाई नहीं किया तो हमने उसे कहीं ना कहीं एक्सप्रेस किया है। और टारगेटिंग अदर्स इंस्टेड ऑफ द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम और सोर्स ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन, दिस इज़ द मोस्ट रिस्कीएस्ट थिंग इन आवर लाइफ, जिसकी वजह से बाद में हमें खुद को भी इतना गिल्ट होता है, हम इतने परेशान हो जाते हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशंस और पैदा हो जाती हैं जो रिवर्स नहीं की जा सकती, जिनका हमारे पास बाद में कोई और सुलझाने का तरीका ही नहीं बचता। आप इन तीनों में से ज़्यादातर कैसा फील करते हैं? डिनायल करते हैं, सप्रेस करते हैं, या इनएप्रोप्रिएटली गलत जगह पे एक्सप्रेस कर जाते हैं? ज़रूर इवैल्यूएट करिए, लिखिए अपनी नोटबुक में। अगर आप मुझे नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। ये जितना भी मैं आपको साथ साथ बोल रही हूँ कि आप ये लिखिए, ये सोचिए, ये देखिए, ये इवैल्यूएट करिए, मैंने जैसे पहले कहा, इसका मकसद किसी को भी जज करना या आपको किसी नेगेटिव फीलिंग में डालना नहीं है, किसी गिल्ट में डालना नहीं है। आप एक बैड पर्सनैलिटी फैक्टर वाले इंसान नहीं हैं। दिस इज़ नॉट ए पर्सनल फेलियर, दिस इज़ बेसिकली पर्सनल अवेयरनेस। हमें खुद को जानना है, तभी तो आज हम यहाँ बैठे हैं। हमें खुद को ईमानदारी से जानना है, क्योंकि आईना देखने में हम कई बार बड़ा धोखा कर जाते हैं। हम दूसरों को तो बड़ी जल्दी आईने में देख लेते हैं, लेकिन खुद को देखने के लिए हमें बड़ी परेशानी होती है। तो आज दूसरों की इमोशंस को समझने के साथ साथ हमें खुद की इमोशंस को पहले समझना है, क्योंकि किसी और को इमोशनली स्ट्रांग हम शायद नहीं कर पाएँ, लेकिन खुद को इमोशनली स्ट्रांग करने के लिए अवेयरनेस होना, एक्सेप्टेंस होना, और फिर बदलाव की कोशिश करना। हम बदलेंगे कैसे? बहुत सारे सवाल आए हैं कि आई वॉन्ट टू बी इमोशनली स्ट्रांग, आई वॉन्ट टू अचीव इमोशनल रेजिलेंस। हाउ? जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि गलती कहाँ हो रही है, तब तक सुधार का कोई स्कोप नहीं है। और गलती क्यों की, ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंसान हैं,
हमें सिचुएशंस के हिसाब से एक्सप्रेस करना बहुत जेन्युइन है, प्लस धीरे धीरे हम आने वाले रिजल्ट्स जो हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स, उनसे सीख के आगे हम अपने आप को इम्प्रूव करें, तो यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो आपका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है, खुद को गलत साबित ना हो उससे बचाने के लिए आप क्या करते हैं, आप कौन सी इमोशंस का यूज़ करते हैं, ये भी ज़रूर लिखिएगा प्लीज़। क्वेश्चंस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे डिस्कशन सेशन और इस बातचीत का फ्रूटफुल इम्पैक्ट, एक अच्छा रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटपुट लेने के लिए। आप कम से कम 45 मिनट्स मेरे पास रहेंगे आज, तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए। हमने एक बार टी मॉडल डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स की बात कर रहे थे, कि जैसी हमारी टी फॉर थॉट्स, जैसी हमारी थॉट्स होती हैं वैसे ही हमारी ई फॉर इमोशंस होती हैं, और ए फॉर एक्शंस, वैसे ही हमारे एक्शंस शुरू हो जाते हैं। हर जगह हमारी ज़िंदगी में ये टी मॉडल बहुत साइकोलॉजिकली फिट बैठता है। आप बार बार अगर देखेंगे हर सिचुएशन को हम किस तरह से लेते हैं, उस तरह की इमोशंस हमारे अंदर बनती हैं, और फिर उसी तरह का बिहेवियर हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इमोशन को अगर आप दो हिस्सों में बांट दें, ई को हटा दें, ई मोशन, तो ई मोशन का मतलब ई फॉर एनर्जी, देयर इज सम एनर्जी इन मोशन। जब भी कोई आउटसाइड सिचुएशन आती है, जब भी कोई आउटसाइड इंसिडेंट होता है, हैपनिंग होती है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, अब हम अच्छे की बात नहीं कर रहे हैं, मन मर्जी का होता है तो हम सब खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आपको पता है। लेकिन जब जब इम्पोज्ड चेंज आता है, जैसे हमने चेंज वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, वेन एवर वी फेस एनी चेंज विच इज़ इम्पोज्ड, अनएक्सपेक्टेड, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर विल एंड विश, we are not ready to accept that change, we are not ready to accept any behavior, we are not ready to accept any circumstance or situation, then definitely हमारा माइंड बॉडी, इसका जो अलाइनमेंट है, इसका जो आपस का कनेक्शन है, वो ब्रेक होने लगता है। एक अलग एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर फ्लो करने लगती है, फिजिकल वाइब्रेशंस बॉडी को मिलती हैं, और कई बार मेंटल सिकनेस के साथ साथ फिजिकल सिकनेस का भी ये कारण बन जाती हैं। जब ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर जाने लगती है और हम इसे एक्सप्रेस नहीं करते टाइमली, सही तरीके से, तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लगती है, बिल्कुल बॉटल अप वाली सिचुएशन की तरह, और ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम्स। आपको पता है बहुत सारी लेडीज़, खासकर मदर्स, हाउसवाइफ्स, प्रोफेशनल लेडीज़, उनको लगता है कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, लेकिन मैं फिज़िकली फ़िट नहीं फील करती, मेरा हेडेक बहुत होता है, मेरा बैक एक बहुत होता है, मेरी बॉडी में पेन रहती है, और कई बार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल कि मुझे समझ ही नहीं आता मुझे क्या हो रहा है। These all negative emotions which we are facing in our life, either at home, with family, with society, with workplace, but we are not able to express and we are denying or we are suppressing it, then our energy, negative energy, that sends a negative message to our body, जिससे हम लो फील करते हैं। सोमैटोफॉर्म इसको टर्म बोलते हैं साइकोलॉजी में। सोमैटोफॉर्म मीन्स कि कई बार टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, बार बार दवाइयाँ ले रहे हैं, बार बार टेस्ट कराने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन के, एक स्ट्रेसफुल स्टिग्मा बन के हमारी बॉडी के साथ चिपक रही है। तो जो ये समझ रहे हैं कि कोरोना से बड़ा कोई वायरस नहीं है, तो आप गलत समझ रहे हैं। बहुत सारे नेगेटिव वायरस मोर डेंजरस देन कोरोना और एनीथिंग एल्स हमारी ज़िंदगी में, हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारे खून में घूम रहे हैं। तो इन्हें हमें पहले कंट्रोल करना है, बिफोर कंट्रोलिंग एनी आउटसाइड सिचुएशन। और ये जो बॉडी फॉर्म पे हमारे असर पड़ता है, जो हमारी फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, इनको हम डिजीज़ बोलते हैं। अब अगर डिजीज़ को भी आप ब्रेक करें, DIS अलग कर दें एंड EASE अलग कर दें, इट मीन्स डिस-ईज। हम ईज में नहीं हैं, डिसफंक्शनल ईज है हमारी। वी आर नॉट
easy with ourselves, we are not easy with our emotions, we are not easy with our reactions, we are not easy with our feelings, and then definitely we are diseased, physically, emotionally, and mentally. So please don't control emotions, don't deny emotions, just learn how to manage it. हम हर दिन सीखते हैं. आज मैं आपसे ये बहुत सयानी बन के, बहुत स्ट्रांग बन के, बहुत पॉजिटिव बन के, एक लाइफ कोच की तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी सिचुएशंस में मैं खुद भी सफ़र करती हूँ. आई एग्री, आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज बीइंग ह्यूमन वी आर वेरी वीक इन इमोशनल स्ट्रेंथ्स. उन्हीं को महान योगी और महात्मा कहा जाता है जो ये इमोशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेते हैं. और हम तो महात्मा नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं, हम साधु नहीं हैं, हम गृहस्थ लोग हैं. हमें रोज़ पता नहीं कितनी सिचुएशंस और कितने लोगों को डील करना पड़ता है. तो हमें महान नहीं बनना है, हमें एक अच्छे मैनेजर बनना है कि उस वक्त उसे मैनेज कैसे करें. इमोशंस आएंगी नहीं, नेगेटिव होंगे नहीं, गुस्सा नहीं आएगा, उदास नहीं होंगे, डर नहीं लगेगा. अरे ऐसा नहीं होगा, ये होगा, लेकिन हम उसे पॉजिटिवली, प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली मैनेज करेंगे, इमोशनली मैनेज नहीं करेंगे. ज़्यादातर हम इमोशनली मैनेज करते हैं, दिक्कत सिर्फ इसीलिए आती है. तो क्विक इमोशनल बैलेंस हम अपना चेक करेंगे सेल्फ असेसमेंट क्विक शीट्स के साथ. तो सेशन ख़त्म होने के बाद मैं शेयर करूँगी अपनी टाइमलाइन पे एक प्रॉपर क्विक असेसमेंट शीट, जिसमें एक तरफ 5 1 2 3 4 5 स्केल होगा, जिस पे आप चेक करेंगे कि ये इमोशन कभी नहीं हुई, नेवर, रेयरली कभी कभी हुई, समटाइम्स हुई, ऑफन प्राय होती रहती है, अक्सर होती रहती है, या हमेशा ही होती रहती है. 8 स्टेटमेंट्स मैं आपको भेजूंगी. 8 स्टेटमेंट्स में से अभी मैं पढ़ूंगी तो वक्त बहुत लगेगा, सो अभी मैं नहीं पढ़ रही उसे. 8 स्टेटमेंट्स को आपने इन 5 स्केल्स में से देखना है कि पहली स्टेटमेंट मेरे लिए कहाँ फिट बैठती है. कभी कभी होता है, अक्सर होता है, हमेशा होता है, या कभी नहीं होता है. इस तरह से आप 8 स्टेटमेंट्स के अपने स्कोर लगाएंगे और टोटल स्कोर आप मुझे भेजेंगे. पिछली दफ़ा बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे लोगों को हमने बाद में इंडिविजुअल सेशंस देने भी शुरू किए, जिनको ये लगता था कि दे आर इन सम क्रिटिकल रेंज, तो उसको वो ओवरकम करना चाहते हैं. तो उसके लिए 1-2 सेशंस होते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपी के, या बिहेवियरल चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, वो हमारे डिस्कशंस के साथ ओवरकम हो सकता है. इसके बाद अब हम आते हैं फाइनली कि 3 वो कौन सी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ हैं, टेक्निक्स हैं टू नेविगेट डिफ़िकल्ट इमोशंस. कि अगर हमारे अंदर, सबके अंदर नेगेटिव डिफ़िकल्ट इमोशंस रहती ही हैं, हम इंसान हैं, तो हमें इनके साथ रहना, मैनेज करना पड़ेगा. हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम इन्हें कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें. तो फिर हम आज ये 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे. सब हैं मेरे साथ पेन और नोटपैड के साथ, क्योंकि ये चीज़ें आप लिखिएगा ज़रूर. ये कोई क्लास नहीं है, लेकिन नोट्स फिर भी बहुत ज़रूरी हैं. इतना कुछ हमारी ज़िंदगी में चलता है कि हम चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये आज का सेशन इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी आम जिंदगी को एक खास बनाने के लिए. तो सबसे पहला जो एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, नंबर 1 स्ट्रेटजी, दैट इज़ इमोशनल एक्सेप्टेंस. जैसे मैंने पहले भी बात की कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अवेयर ही नहीं होंगे अपनी इमोशन के साथ. बीच बीच में मैं छोटी छोटी आपको चूंटी इसीलिए काट रही थी कि आपको कम से कम ये सेंस हो, ये सेंसेशन डेवलप हो कि हमें खुद को भी तो इवैल्यूएट करना है. मुझे खुद का भी टेम्परामेंट, खुद का इमोशनल बैलेंस चेक करना है कि किस रेंज में मैं हूँ, मेरे बिहेवियरल जो पैटर्न्स हैं वो क्या हैं. पैटर्न्स रिकग्नाइज करने बहुत ज़रूरी हैं कि हम कहाँ रैंक करते हैं खुद को. तो आप फिज़िकल सिम्टम्स नोटिस करिए कि जब भी कोई अनएक्सेप्टेबल, अनवांटेड, अनडिज़ायरेबल सिचुएशन आती है, बिहेवियर आता है, किसी का रिस्पॉन्स आता है, किसी का रिएक्शन आता है, तो मेरा फिज़िकल रिस्पॉन्स कैसा होता है. वो कहते हैं ना, वो गुस्से में लाल हो गया, वो गुस्से में कांपने लगा, वो गुस्से में बड़बड़ करने लगा, है ना. तो हमारी हर सिचुएशन में हमारे हर इंसान का अलग अलग फिजिकल एक्सप्रेशन भी आता है, जब तक हम वो एक्सप्रेस नहीं करते. कई लोग रोने ही लग जाते हैं गुस्से में, इतना इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं कि दे स्टार्ट क्राइंग. किसी और पे गुस्सा निकालने की बजाय दे फील बैड अबाउट इट, सो बैड अबाउट इट. सो आप
डिनाई नहीं करेंगे, उसको पुश अवे नहीं करेंगे, उस फीलिंग को, उस इमोशन को, उसे रिकग्नाइज करेंगे, चाहे वो इमोशनल सिचुएशन अपना एक्सप्रेशन है या फीलिंग है या वो फिजिकल सिम्टम है, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे अवेयरनेस के साथ। एवरी इमोशन हैपन्स फॉर ए रीज़न और नीड्स योर अटेंशन। हमारी कोई भी अगर एक इमोशनल टर्बुलेंस है, इमोशनल अपसेट हैं हम, तो उसका पीछे कोई कारण है जिसे अटेंशन चाहिए, हमारी तरफ से उसको ध्यान चाहिए, ध्यान। एक उस बिल्कुल पैम्पर्ड बच्चे की तरह, बिगड़े हुए बच्चे की तरह, जो हमारी अटेंशन लेने के बाद ये चाहता है कि उसे उसका सोल्यूशन मिले। हमारे मूड स्विंग्स भी हमारी अटेंशन चाहते हैं। इफ़ यू डोंट लिसन इट विल कीप ट्राइंग। जब तक आप देखते हो एक बिगड़ा हुआ बच्चा वो हर तरह के टेंट्रम्स करता है, ड्रामे करता है, चीज़ें तोड़ता है, फोड़ता है, ज़मीन पे लेटता है, चीखे मारता है, आपको खींचता है, आपको काटता है, कई बार तो वो वायलेंट भी हो जाता है, तब तक कोशिश करता रहता है जब तक आप उसको अटेंशन दे के सुनते नहीं। इसी तरह से हमें अपनी इमोशनल कॉल एंड फिज़िकल सिम्टम्स को भी ध्यान देना है, उन्हें अटेंशन देनी है, उन्हें सुनना है, उन्हें रिकग्नाइज करना है। जब रिकग्नाइज कर लेते हैं इमोशन को, तो उसकी जो इंटेंसिटी है इमोशन की, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। जैसे ही आप अपने बच्चे को पुचकारते हैं, दुलारते हैं, उस पर बोलते हैं हाँ जी बेटा बताओ क्या बात है, चलो मैं बैठ के सुनती हूँ, प्लीज़ सॉरी अभी बताओ, इमीडिएटली वो काम हो जाता है। तो जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, अटेंशन देते हैं, हमारा कोई भी नेगेटिव इमोशन, वो थोड़ा सा बुलबुले जो उसके हैं, जो उबल रहे थे, वो काम हो जाते हैं, वो डाउन हो जाते हैं। उसके बाद जब हम ये अटेंशन देंगे, रिकग्नाइज करने की कोशिश करेंगे, वो इमोशन थोड़ा सा कम होगा, इमीडिएटली हम उसको नेम देंगे। वी हैव टू लर्न टू नेम द इमोशन। डोंट बिकम द इमोशन प्लीज, एज आई डू। आई ऑलवेज ट्राई टू बिकम द इमोशन। मैं ऐसे रो में बह जाती हूँ कि मैं वो इमोशन ही बन जाती हूँ। नो, हमें उसे रिकग्नाइज करके एक नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं हमेशा आई एम एंग्री। नो, हमें ये नहीं कहना आई एम एंग्री, हमें ये कहना है दिस इज एंगर। वी हैव टू रिकग्नाइज द इमोशन, वी आर नॉट बिकमिंग द इमोशन। आई एम एंग्री मीन्स कि मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसे हजम कर लिया, मैंने उसे सरेंडर कर दिया, अपने ऊपर हावी होने दिया। नो, आई एम नॉट एंग्री ये नहीं कहना है। येस आई एम एंग्री, बट वी हैव टू से दिस इज एंगर। आई एम स्केरी। नो, जब भी किसी सिचुएशन से डर लगे, किसी चैलेंज से, किसी नई चुनौती से, किसी नए ट्रायल से, नए स्टार्टअप से, नो, दिस इज फियर, इट्स ओके, दिस इज एंगर एंड दिस इज फियर। आई एम इरिटेटेड। नो, दिस इज इरिटेशन, एक नेचुरल इमोशन जो किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में आएगी। तो हमें अपनी नेचुरल इमोशन जो इमर्ज हुई किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स में, उसे नहीं डिनाई करना है, उसे अवॉइड नहीं करना है, सप्रेस नहीं करना है, उसे दबाना नहीं है, उससे मुंह नहीं फेरना है, मुकरना नहीं है, एक्सेप्ट करना है इन ए डिफरेंट वे। वेलकम करना है कि येस दिस इज़ फियर, वेलकम। आई एक्नॉलेज कि येस आई एम इन कंडीशन ऑफ फियर, आई एम इन कंडीशन ऑफ इरिटेशन, आई एम इन कंडीशन ऑफ एंगर। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं, तो फिर दूसरा स्टेप आता है इमोशनल टॉलरेंस। हमें खुद को इतना टाइम देना है कि वो बुलबुले जो फट रहे हैं, रिएक्शन देने से पहले हम अपनी इमोशनल आउटबर्स्ट से पहले अपनी इमोशनल फीलिंग जो इमर्ज हुई है, जो अंदर से इमोशन आई है, उसे हम रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें। और फिर उसको टॉलरेट करने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। Tolerance is not easy. It's not my cup of tea actually. Whenever I am right and other person is trying to let me feel wrong or prove wrong without knowing my side, judging me, rejecting me, criticizing me, it's obvious. It's very obvious कि yes, I can't tolerate. लेकिन जो ट्रिगर है, ट्रिगर से पहले हम क्या थे, ये हमें नहीं भूलना है। हमारा जो नेचुरल सेल्फ है, नेचुरल माई बीइंग है, नेचुरल टेम्परामेंट है, माइंडसेट है, उसे नहीं भूलना है। तो जैसे ही ट्रिगर आया, इमोशन जनरेट हुई, ट्रिगर मतलब
वो सिचुएशन, वो पर्सन, वो कारण जिसने हमें उकसाया, जिसने हमें गुस्सा, उदास या डराया। तो वो ट्रिगर के साथ ही एक इमोशन आता है और इमोशन के साथ ही ऑटो पायलट रिस्पॉन्स आता है, जिसको हम इमोशनल रिएक्शन बोलते हैं। दिस ऑटो पायलट रिस्पॉन्स बाद में ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन छोड़ जाता है, ऐसा इमोशनल रिएक्शन छोड़ जाता है जो सिचुएशन को वर्स कर देता है। तो टॉलरेंस उस नेक्स्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस या नेक्स्ट नेगेटिव सिचुएशन, वो जो काम खराब हो गया, वो जो रायता ही फैल गया, उसको रोकने से हमें थोड़ा वक्त देता है। तो इमोशनल टॉलरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही इट्स वेरी इजी, सबका अपना अपना टेम्परामेंट है और उसको कंट्रोल करने का स्टेमिना भी अलग अलग है। लेकिन आज हमें ये ध्यान से सुनना है, सोचना है, समझना है और कोशिश करनी है कि आई विल इंक्रीज माई इमोशनल टॉलरेंस स्ट्रेंथ। मैं अपनी इमोशनल टॉलरेंस को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करूँगी या करूँगा, जिससे मुझे वक्त मिल जाए कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तक बात ना पहुँचे, बात का बतंगड़ नहीं बने, मेरा एक मूड एक चीज़ से ख़राब हुआ है, कल दूसरी और चीज़ से ना ख़राब हो जाए। सो डोंट रिएक्ट। Our ability to stay with different emotions, uncomfortable emotions, till the intensity is down. This is only emotional tolerance. हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्टैमिना कि जब तक ये बुलबुले जो ऊपर तक उबाल आ रहा है, ये थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता, हम लॉजिकल रीजनेबल सोचने के स्टेट में नहीं आ जाते, तब तक हम इमोशनल रिएक्शन नहीं देंगे, हम तब तक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं देंगे। ऑटो पायलट जो अंदर से ठा करके अभी गोली दगने वाली है, वो हम नहीं दागेंगे। हम कोशिश करेंगे सोचने की, समझने की, एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे, इमोशंस को पास होने देंगे। दे नेवर स्टे सेम, हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। खासकर गुस्सा, उदासी, डर, ये बड़े मोमेंट्री फीलिंग्स हैं जो ऐसे आते हैं और ऐसे जाते हैं, बिल्कुल हवा के झोंके की तरह। आंधी बनाना है, अपने घर के अंदर लाना है, तूफान का रूप देना है और तोड़ फोड़ के लिए उसको इजाज़त देनी है, ये हम पे डिपेंड करता है। या फिर हमें बाहर से ही उसको पीसफुली, कामली विटनेस करना है, एक्नॉलेज करना है, टॉलरेट करना है और जाने देना है। It's very important. So this is a new perspective towards our emotions today. Even I am learning by telling you, discussing with you. So wait for sometimes, wait for a while before reacting and it will be manageable, definitely. सोचने का मौका मिल जाता है, what made me feel like this? इस पूरी बातचीत में, इस पूरी चीज़ में कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने मुझे एंग्री किया, गुस्सा किया, मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ? वट वुड लाइक टू डू अबाउट दैम? मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ? अपनी इस इमोशन के साथ, इस फीलिंग के साथ, किस वजह से आई, ट्रिगर क्या था और मैं इसे मैनेज कैसे कर सकती हूँ? टॉलरेट करना, सिर्फ इतना टाइम देना है बस। हमें सहना है? नहीं। हमें डिनाई करना है? नहीं। हमें सप्रेस करना है? नहीं। वट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन? सिर्फ हम इतना ही सोच लें। खासकर मैं यंगस्टर से बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट रिएक्शन होते हैं हमारे बच्चों के, जेन्युइनली। तो खासकर जब उन्हें लगता है कि हम सही हैं, कोई भी इंसान, वैसे मैं किसी को कैटेगराइज नहीं करना चाहती, लेकिन हम अगर इतना सा थोड़ा सा बैलेंस करना सीख लें और अपने आप को उस वक्त होल्ड कर लें, रोक लें, तो आप देखिए उस वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों पे सोचने का और फर्दर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का टाइम मिल जाता है। एंड लास्ट, एक्सेप्टेंस, देन टॉलरेंस एंड थर्ड इज इमोशनल रेजोल्यूशंस। सबसे पावरफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हमें आज चाहिए, क्राइसिस के टाइम पे, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के टाइम पे, अनएक्सेप्टेबल सर्कमस्टांसिस के टाइम पे, बुरे लोगों के बीच, गलत लोगों के बीच, नाजायज़ लोगों के बीच, तब हमें अपनी इमोशनल रेजिलेंस मेंटेन करनी है। हमें अपने आप के साथ कुछ इमोशनल रेजोल्यूशंस बनाने हैं। आज एक बात जो मैंने किसी बुक में पढ़ी, आपसे शेयर करूंगी, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मैं भी यही सोचती हूँ कि हमेशा हमारा इमोशनल रिएक्शन और हमारी फीलिंग्स जो हैं वो सर्कमस्टांसेस की वजह से आती हैं। किसी ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मुझे गुस्सा आना जायज़ था। मेड को मैं रोज़ बोलती हूँ कि महंगे कांच के बर्तन ध्यान से धोया करे,
लेकिन जब जब मेरा फेवरेट महंगे डिनर सेट निकलते हैं तब वो एक पीस तोड़ती है. दिस इज़ द रीज़न वाई आई गेट एंग्री एंड आई गेट मैड ऑन हर. पहचाना सा कारण लग रहा है? मेरा राइट हैंड है, मेरा कुलीग, मेरा टीम लीडर. इतने सालों में हमें उसे इतनी बार ट्रेन किया, हर चीज़ के लिए उसे ट्रेन कर दिया, और अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको हर चीज़ अपने आप समझ आनी चाहिए. नाउ ही और शी शुड लर्न हाउ टू मैनेज. फिर भी हर बात बार बार बतानी पड़ती है. एंड इट मेड्स मी इरिटेबल. मुझे बहुत इरिटेशन होती है और मेरा रिएक्शन आ जाता है. ये मैं खुद की बात बता रही हूँ आपको. आप रेजोनेट कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. मेरे हस्बैंड, उनको पता है कि मुझे किस बात पे लिए गुस्सा आता है, बट फिर भी वो बार बार वो चीज़ इग्नोर कर जाते हैं. तो हमें लगता है कि ये सारे इमोशनल रिएक्शन हमारे जो आते हैं वो सर्कमस्टांसिस की वजह से आते हैं. नो, दे कम फ्रॉम आवर थॉट्स अबाउट सर्कमस्टांसिस. हम उन सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस, इंसानों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके कारनामों के बारे में हम कैसा सोचते हैं, उससे हमारे रिएक्शन आते हैं. और ये बिल्कुल सच है, ये मैंने खुद विटनेस किया है. मैं और प्रेम जी दोनों बहुत अलग अलग टेम्परामेंट के लोग हैं. जितनी भी बातें मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमें कैसा करना चाहिए, वो ये करते हैं, कर पाते हैं, और उनका इमोशनल रिएक्शन अलग होता है. मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरा इमोशनल रिएक्शन अलग होता है. किसी भी सिचुएशन, उस सेम सिचुएशन, सेम रीज़न, सेम सर्कमस्टांस के लिए हम दोनों का इमोशनल रिएक्शन फॉर द टाइम बीइंग, इनिशियली, इमीडिएटली एक जैसा ही होता है. हाँ, थोड़ी देर में मैं उनसे थोड़ी थोड़ी वाइब्स, एनर्जी लेती हूँ और फिर खुद को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ. तो इससे ये साबित होता है कि अगर एक इंसान कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं. सिचुएशन अगर दोनों के लिए सेम है, इट मीन्स हाउ रिस्पॉन्सिव वी आर. हमारा रिस्पॉन्स कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि हमें वो सिचुएशन को रिएक्ट कैसे करना है. हाउ आई अटैच टू द सिचुएशन एंड हाउ आई टेक मीनिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. वेरी सेंसिटिव, बहुत माइनर सा एक थ्रेड लाइन होती है जितना फ़र्क होता है कि किसी ने उस वक्त अगर कुछ रिएक्शन दे दिया. सपोज बॉस ने मीटिंग के दौरान सबके सामने मुझे डांट दिया, लेकिन मेरे को सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, मैंने सिर्फ उसका ये मीनिंग लिया कि आई एम इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ अदर्स इंटेंशनली. जानबूझ के उन्होंने मुझे इस वक्त मेरी गलती बताई ताकि वो बाकी लोगों के सामने मुझे इंसल्ट कर सके. लेकिन हो सकता है कि वो बात और बहुत सारे लोगों ने की हो, या वो ये कॉमनली अनाउंस करना चाहते हों, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो हम अगर उस वक्त पर्सन को नहीं, रीज़न बिहाइंड उसको भी ढूंढने की कोशिश नहीं करें, सिर्फ थोड़ा सा टॉलरेट करें और इवैल्यूएट करें कि यस, रीज़न क्या था. रीज़न तो मेरी गलती थी, इसलिए मुझे बोला गया. कहाँ बोला गया, कब बोला गया, कैसे बोला गया, ये इवैल्यूएट करने की हमें ज़रूरत नहीं है. कांस्टेंट मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं हम लोग. हर उम्र, हर कैटेगरी, हर जेंडर का इंसान जो है वो एक कांस्टेंट मीनिंग मेकिंग मशीन है. और जितना हम मीनिंग निकालते हैं सिचुएशंस में से, सर्कमस्टांसेस में से, लोगों के बिहेवियर में से, that is the price we are paying. Every time we are making meaning of anything, किसने मुझे ये कह दिया, इसका मतलब वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है. हम सड़क पे जा रहे थे, उधर से हमारे फ्रेंड आ रहे थे, मैंने उन्हें वेव किया, उन्होंने मुझे इग्नोर किया. He might be upset with me. उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे इग्नोर किया. अरे हो सकता है उसने ना देखा हो. अभी अभी मैंने गीला पोछा लगाया था और सासू माँ एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में चली गई बिना किसी काम के. बस उनका मकसद ही मुझे परेशान करना है कि मैं दोबारा से पोछा लगाऊं. मैंने बताया था कि आज मेहमान आने वाले हैं और फिर भी मेरी मेड लेट आई या उसने छुट्टी कर ली. इसका मतलब वो जानबूझ के ये चाहती है कि आज काम ज़्यादा है तो मुझे करना पड़े, वो ना करे, उसके ऊपर बर्डन नहीं हो आज. सो दीज आर द मीनिंग मेकिंग स्ट्रेटजीज वी अप्लाई. और ये जितने जितने मीनिंग हम निकालते हैं उतना उतना जहर हमारे अंदर भरता जाता है. और वो जहर हम निकालते हैं जब हम अपना कोई भी नेगेटिव इमोशन एक्सप्रेस करते हैं. कभी इंसान के सामने करते हैं जो टारगेट है या ट्रिगर है, कई बार उसके पीठ पीछे किसी और के सामने करते हैं. और ये बहुत बुरी बात है. सबसे ज़्यादा नेगेटिव ट्रेट ये है अगर हम किसी का गुस्सा किसी पे निकालें या किसी की बिचिंग किसी और के सामने करें.
डिस्कस करना ही है तो उससे करिए जिससे आपको परेशानी है, सॉल्यूशन तभी मिलेंगे, नहीं तो नेगेटिव इमोशंस और ज़्यादा एक्यूमुलेट होते जाएंगे, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट का हिस्सा बन जाएंगे। इमेजिन, आप थोड़ा सोच के देखिए, व्हाट वुड बिकम पॉसिबल, क्या पॉसिबल होगा अगर आप चीज़ों को पर्सनली लेना छोड़ दें, एज आई समटाइम्स डू। कई बार मुझे लगता है कि यस, पर्सनली ये मेरे लिए ही है, मुझे टारगेट किया गया है। अगर यू रिफ्यूज टू टेक थिंग्स पर्सनली तो क्या होगा? यू लर्न टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी तो क्या होगा? यू रिफ्यूज टू गिव अदर्स दैट पावर टू इम्पैक्ट योर इमोशंस। अगर मैं किसी को ये पावर दूं ही नहीं कि वो मेरी इमोशंस को कंट्रोल करे, मैं नेगेटिविटी को सीख लूं कैसे डिटैच रहना है उससे, अगर मैं लोगों चीज़ों को पर्सनली लेना छोड़ दूं, मैं अलग सोचना शुरू करूं आज से, थिंक डिफरेंटली अबाउट द सिचुएशन को सिचुएशन की तरह नहीं, उसका मीनिंग निकाल के नहीं, मैं कुछ अलग तरह से सोचना शुरू करूं, थोड़ी सी रिफ्यूजल, थोड़ी सी एक्सेप्टेंस, थोड़ी सी टॉलरेंस, थोड़ी सी अवेयरनेस, अगर मैं ये चीज़ें मैनेज करना सीख लूं तो क्या होगा? सोच के देखिएगा और लिखिएगा ज़रूर प्लीज़। अपने आप से पूछिए, हमारे को अपने अंदर अभी क्या डेवलप करने की कोशिश ज़रूरत है? किसी भी लाइफ के फ्रंट पे, डिफरेंट इमोशनल स्टेजेस पे, डिफरेंट रिलेशनशिप में, डिफरेंट सिचुएशंस में हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? तो आज की 3 टिप्स, इमोशनल एक्सेप्टेंस, इमोशनल टॉलरेंस एंड इमोशनल रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन बना लेंगे हम जो हमने इमेजिन किया है अभी। नॉट ऑल द टाइम्स, मे बी हम कभी एक्सेप्ट करें, कभी नहीं करें, कभी टॉलरेट करें, कभी नहीं करें, कभी हम रेजोल्यूट करें, कभी नहीं करें, लेकिन ये तीनों के तीनों एक साथ हम डेवलप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, इन तीनों में से एक के ऊपर भी कोशिश कर ली, एक के ऊपर भी फतेह पा ली, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। क्योंकि जब हम एक कमी के ऊपर फतेह पा लेंगे तो वो हमें इतना सुकून, इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स, इतने पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देंगे कि हमें एहसास होने लगेगा कि आई नीड टू चेंज अदर्स ऑल्सो। एंड देन 4 स्टेप्स जो हमारे हैं, एक्सेप्ट योर इमोशन, नेम दैट इमोशन। आई एम एंग्री, नो, दिस इज एंगर। आई एम सैड, नो, दिस इज सैडनेस। I am fearful, I am anxious, no, this is anxiety. Very natural emotion of any human body, generated after any particular situation. So we have to accept the emotion, we have to name the emotion, we don't need to react from the emotion. हमें emotion के ऊपर खड़े होके react नहीं करना है, get to the root cause of that emotion. तो ये 4 स्टेप्स अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम ये 3 स्ट्रेटजीज को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, अडेप्ट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इनके बदलाव के रिजल्ट्स भी हम अच्छे से देख पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ट्रस्ट मी। लिमिटिंग इमोशंस के साथ हमें नहीं जीना है, हमें इसे रिप्लेस कर देना है एक डिफरेंट रिएक्शन के साथ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप डिनाई करिए, सप्रेस करिए, एक्सप्रेस नहीं करिए। Express yourself fully but not from the emotion. Understand the emotion, understand the root cause, then discuss in a healthy way, discuss in a humanitarian way. So मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा जो इमोशंस का तूफान है हमारे अंदर वो थोड़ा शांत हुआ होगा, हम थोड़ा ठीक तो कह रहे हैं, सही तो लग रहा है, ऐसा महसूस हुआ होगा आपको। बहुत सारे दोस्तों ने आज मुझे ज्वाइन नहीं किया होगा, शायद वो आज किसी और इम्पॉर्टेंट टास्क में बिजी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप मुझे नहीं सुन पाए, मेरे साथ ये वक्त नहीं बिता पाए, तो बाद में ज़रूर देखिएगा। असेसमेंट शीट मैं जल्दी ही आप अपनी टाइमलाइन पे शेयर करने वाली हूँ और स्कोरिंग करने के बाद आप जैसे जैसे मुझे भेजेंगे वैसे वैसे मैं आपको उसका जो है वो रिस्पॉन्स दूंगी, डेफिनेटली दूंगी। और फीडबैक आपका मुझे ज़रूर चाहिए होगा। मैं ये नहीं कहूँगी आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लेकिन आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें ताकि हर सेशन के बाद मुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर सकूँ।
I need to change, I need to improve, I need to refine myself. Thank you so much. Stay safe, stay happy, stay healthy. Love you all.